हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टीएस क्लासेस। जैसे कि आप जानते हैं, टीएस क्लासेस में हम आपको गवर्नमेंट जॉब का प्रिपरेशन करा रहे हैं। हम आपको लेखपाल की तैयारी करा रहे हैं, सुपर टेट की तैयारी करा रहे हैं, अदर गवर्नमेंट एग्ज़ाम जो यूपी से रिलेटेड है हम आपको करा रहे हैं। तो हम अपने इसी सीरीज़ में आपके लिए कल ग्राम सभा से रिलेटेड, ग्रामीण परिवेश से रिलेटेड एक वीडियो लेकर आए थे। जैसे कि आप जानते हैं, लेखपाल में आपके ग्रामीण परिवेश से 25 क्वेश्चन आने हैं। तो उसी के संदर्भ में हम आपकी दूसरी वीडियो लेके प्रस्तुत हैं आपके सामने। फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कहना चाहूँगी कि आप हमारे चैनल को विजिट करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स। आइए अपनी वीडियो शुरू करते हैं। आपका ज़्यादा समय नहीं वेस्ट करते हैं, क्योंकि हमें पढ़ाई पे फोकस करना है। हमारा मेन मोटिव है कि आप पढ़ें और अपने एक सीट पक्की करें लेखपाल में। आइए देखते हैं। वन रिपोर्ट 2019 के संदर्भ में कुल वनावरण क्षेत्र यूपी में। देखिए, यूपी का एग्ज़ाम है तो यूपी के संदर्भ में ही बात होगी। तो ये वन रिपोर्ट 2019 के संदर्भ में हमारा पूछ रहा है कि कुल वनावरण क्षेत्र कितना है। तो ये आपका है 14,805.65 वर्ग किलोमीटर। ये आपका इम्पोर्टेंट है, 14,805.65 वर्ग किलोमीटर। ये 2019 वन रिपोर्ट की क्यों बात हो रही है, आपके दिमाग में आना चाहिए। तो वन रिपोर्ट आपकी हर 2 साल में आती है, पर कोरोना की वजह से कुछ चीज़ें नहीं हो पाई हैं, तो 2023 में ये प्रकाशित होगी। तो अभी आपके क्वेश्चन वन रिपोर्ट 2019 से ही बनेंगे। आइए इस रिपोर्ट में और चीज़ें जान लेते हैं कि क्या इंपॉर्टेंट है। सर्वाधिक वन क्षेत्र पूछ लिया जाए तो सोनभद्र है, ये यूपी का जिला है। सबसे कम वन क्षेत्र पूछा जाए तो भदोही है। तो ये आप दोनों ही याद रखेंगे। सर्वाधिक वन क्षेत्र होगा आपका सोनभद्र और सबसे कम वन भदोही। देखिए, ये आपके दो उसमें परिप्रेक्ष्य में इम्पोर्टेंट है, क्षेत्रफल की दृष्टि से और आपके प्रतिशत की। ठीक है, तो ये आप जरूर याद रखेंगे। सर्वाधिक वृद्धि दर वन क्षेत्र, भाई वृद्धि कहाँ हुई है सबसे ज़्यादा, तो वो आपकी हुई है ललितपुर में। कहाँ हुई है वृद्धि सबसे ज़्यादा? ललितपुर में। वन रिपोर्ट 2 साल में आती है, जैसे कि मैंने आपको बताया कोरोना की वजह से ये नहीं आ पाई है। आइए आगे देखते हैं। देखिए, कुछ रोक के जब हम लेखपाल बनेंगे तो हमारा ज़्यादातर काम, हमारे डिपार्टमेंट का जितना भी काम है आपके खेतों में ही दिखेगा आपको। तो आपको खेत से संबंधित सभी जानकारी होनी चाहिए। खेतों में जो फसलें लगती हैं उनकी भी आपको जानकारी होनी चाहिए, उनमें क्या रोग उत्पन्न हो जाते हैं ये भी आपको जानना चाहिए। तो यहाँ से आपके क्वेश्चन जरूर बनेंगे। तो आइए देख लेते हैं। ये आपके करंट में भी इम्पोर्टेंट रहा है हाल फिलहाल में, इसलिए यह मैंने यहाँ पे आपके लिए बताया है। देखिए, ये रोग का नाम है टिक्का रोग। जो होता है वो आपकी संबंधित फसल, कौन सी फसल से होता है? मूंगफली से होता है। टीका रोग किसमें होता है? मूंगफली में। अर्गट रोग जो होता है वो होता है आपका बाजरा में। ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि 2023 को बाजरा वर्ष घोषित किया गया है यूएनओ के द्वारा। और जिसका नेतृत्व कौन कर रहा है? हमारा इंडिया ही कर रहा है, हमारा भारत ही कर रहा है। और इसमें उसके लिए 70 सहयोगी देश भी साथ दे रहे हैं। यह आपको मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया है, जो मैंने अभी आपको कल पढ़ाई है, तो आप वहाँ से देख लेंगे। आइए तीसरा रोग की बात करते हैं, उकटा रोग। उकटा रोग होता है आपका दलहनी फसल में और नकदी फसल में। दलहनी फसल की कौन कौन से किस्म में होता है? अरहर में होता है, मटर में होता है, चना में होता है। और नकदी फसल में गन्ना और कपास में होता है। तो आप ध्यान रखेंगे, उकटा आपकी दलहनी फसल और नकदी फसल दोनों में होता है। और आपका अर्गट बाजरा में होता है और टिक्का आपका मूंगफली में होता है। भारतीय कृषि में सीमांत जोत। अब सीमांत जोत देखते हैं कि ये सीमांत जोत क्या है। तो आइए देखते हैं। भारतीय कृषि में सीमांत जोत का तात्पर्य वे किसान जिनके पास 1 हेक्टेयर या इससे कम भूमि होती है, उसे क्या हम कहते हैं? सीमांत जोत या सीमांत किसान कहते हैं। तो अब आप ध्यान रखेंगे, सीमांत जोत और सीमांत किसान किसे कहा जाता है? कि अगर मैं एक किसान हूँ और मेरे पास 1 हेक्टेयर से कम भूमि है या 1 हेक्टेयर भूमि है, तो मैं सीमांत जोत, सीमांत किसान हूँ। सीमांत जोत में सीमांत किसान की भूमि जोत के आधार पर चर्चा होती है। आइए आगे देखते हैं। लघु किसान। देखिए, कभी कभी आपको समाचारों में देखने को मिलता होगा, अगर आप एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोई भी न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो इसमें ये जिक्र होता है इन शब्दों का। तो आइए इन्हें जानते हैं। लघु किसान किसे कहा जाता है? जिस किसान के पास 1 से 2 हेक्टेयर भूमि होती है। भाई 1 हेक्टेयर से 2 हेक्टेयर भूमि होती है, उसे लघु किसान कहा जाता है। मध्य जोत किसान किसे कहा जाता है? जिसके पास 2 से 4 हेक्टेयर भूमि होती है, 2 से 4। वृहद जोत का किसान किसे कहा जाता है? जिसके पास 4 से 10 हेक्टेयर तक भूमि हो। या फिर
अब अगर आपका प्रश्न उठना चाहिए कि 4 से 10, 10 से किसी पे ज़्यादा हो तो उसे क्या कहा जाएगा? देखिए 10 से जितनी भी ज़्यादा होंगी उसे बृहज्योत का किसान ही कहा जाएगा। जिसके पास 4 से 10 हो या फिर उससे ज़्यादा हो उसे बृहज्योत का किसान कहा जाता है। अब ये जान लेते हैं, ये आपको मैंने प्रीवियस वीडियो में ही बताया है, इसलिए मैं आपको पहले कह रही हूँ मेरा फर्स्ट वीडियो आपको ज़रूर पढ़ना है, आपको विजिट करना है, फिर मेरे सेकंड वीडियो पे आइए और आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। 1 हेक्टेयर कितने बीघा के बराबर होता है? 3.95 बीघा के बराबर। आइए निर्यात और आयात के बारे में जानते हैं। काफ़ी कन्फ्यूज़न रहता है बच्चों में कि निर्यात क्या है, आयात क्या है। कोई वस्तु हम अपने देश से विदेश भेज रहे हों तो वो निर्यात कहलाता है। भाई हम अपने देश से विदेश भेज रहे हैं तो निर्यात, और कोई सामान या वस्तु जब विदेश से अपने देश में मंगवाते हैं तो उसे हम आयात कहते हैं। भारत एक कृषि प्रधान देश है और हमारे यहाँ मिश्रित कृषि होती है। हमारे यहाँ कैसी कृषि होती है? अगर यही पूछ लिया जाए आपसे, मिश्रित कृषि। अब मिश्रित कृषि क्या है? मिश्रित कृषि के अंतर्गत कृषि, पशुपालन, पशुपालन और कृषि दोनों ही आते हैं। और पशुपालन किसके लिए आता है? मेनली दूध के लिए और चमड़े के लिए। चमड़ा मतलब खाल के लिए जानवरों की। आइए आगे चलते हैं। देखिए भारत निर्यात की परंपरागत वस्तु, मैंने आपको निर्यात और आयात बता दिया है कि आयात हम किसी देश से अपने देश में कोई चीज़ मंगवाते हैं विदेश से, और निर्यात क्या होता है? जब हम कुछ भेज रहे हों। तो हमारे यहाँ से क्या क्या निर्यात होता है? भाई खाल होती है, चमड़ा, जूट उत्पादन और चीनी। देखिए आपको बताइए अपने भारत में चीनी की कितनी भरमार है, तो हम चीनी को निर्यात भी करते हैं। जूट उत्पादन में भारत का स्थान दूसरा है तथा चीन और बांग्लादेश का पहला। जूट उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? हमारा स्थान है दूसरा, और चीन तथा बांग्लादेश का पहला। और भारत के राज्यों की बात कर ली जाए तो पश्चिम बंगाल का तथा बिहार का क्रमशः पहला व दूसरा स्थान है। पश्चिम बंगाल का पहला और बिहार का दूसरा। आइए भूमि सर्वेक्षण के यंत्र देख लेते हैं। भाई आप लेखपाल बनने जा रहे हो तो आपको एक थैला मिलेगा लेखपाल। जब आप बन जाएंगे तो ये सारे यंत्र आपको उस थैले में मिलेंगे, जिनका कुछ ना कुछ कार्य आपको अपने डिपार्टमेंट के वर्क में, अपने जो फील्ड होगा उसके वर्क में आपको यूज़ करने होंगे ये सब यंत्र। तो गुनिया, गुनिया क्या होता है? एक छोटा यंत्र होता है। जरीब, जरीब जंजीर होती है, लोहे की जंजीर होती है जो भूमि मापन के काम में आती है। कल ही मैंने आपको बताया था कि एक जरीब 4 लठ के बराबर होती है। कंघी, ये कंघी आपकी बाल भाने की नहीं है तो कंफ्यूज ना हो, ये कंघी आपका एक यंत्र है। आइए आगे चलते हैं। खसरा, खसरा क्या है? देखिए खसरा एक दस्तावेज होता है जिसका निर्माण लेखपाल करता है। इसमें 22 खाने बने होते हैं। खसरा नंबर आपका, अगर आप कभी मकान खरीदेंगे, भगवान करे आप लेखपाल बने और मकान ही मकान खरीदें, तो उसमें आपको खसरा नंबर की ज़रूरत पड़ेगी। सभी मकान का अपना खसरा नंबर होता है। तो इसमें 22 खाने बने होते हैं जो ये रिपोर्ट लेखपाल तैयार करता है। उत्तर प्रदेश में राज्य कृषि विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में राज्य कृषि विश्वविद्यालय कितने हैं? अगर राज्य कृषि विश्वविद्यालय पूछ लिया जाए तो आपके 4 हैं, और कुल कृषि विश्वविद्यालय पूछ लिया जाए तो 6 हैं। आइए इनके नाम देख लेते हैं। हमारा पहला है आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय। ये हमारा फैजाबाद अयोध्या में है। फैजाबाद अयोध्या दोनों ही एक नाम है। हमारी जब सरकार चेंज होती है तो देखा गया है कि नाम भी बदल देती है, तो आप फैजाबाद अयोध्या में कंफ्यूज ना हो, ये एक ही है। आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय। दूसरा आपका चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय है, जो कि आपका कानपुर में है। आपको ये नाम याद रखने होंगे। आपको ये तो याद ही रखना होगा कि राज्य कृषि विश्वविद्यालय आपके 4 हैं और कुल पूछ लिया जाए तो 6 हैं कृषि विश्वविद्यालय। देखिए यूपी में कृषि विश्वविद्यालय का एक फॉर्मेट है जो आपका 4+1+1 पर चलता है। आइए आगे विश्वविद्यालय के नाम देख लेते हैं। ये तो आपके 2 ही हुए हैं, अभी हमें 4 और देखने हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, जो कि आपका मेरठ में है। बांदा कृषि विश्वविद्यालय, नाम से ही पता चल रहा है बांदा में है। रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय। देखिए मैंने अभी आपको जो 4+1+1 का फॉर्मेट बताया है, ये वही है कि आपके बाकी तो 4 राज्य कृषि विश्वविद्यालय और कुल आपका पूछा जाएगा तो ये आपका एक केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय सेंट्रल का है, तो ये आपका झांसी में है।
और एक आपका ये सैम हिग्नी बॉटम नैनी विश्वविद्यालय, ये आपका प्रयागराज में है और ये अब डीम्ड यूनिवर्सिटी बन चुका है, इसे डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा प्राप्त हो गया है। डीम्ड यूनिवर्सिटी से आप क्या समझते हैं? देखिए, जहाँ उच्च संस्थान होते हैं तो उन्हें मान्यताएं भी कोई उच्च संस्थान ही देते हैं। उच्च एक निगम, उच्च स्थान, ये सब जितने भी आपको, जैसे आपके CBSE है, आपको CBSE की मान्यता चाहिए, आपको UP बोर्ड की मान्यता चाहिए, पर जहाँ पे आपको टेक्निकल वर्क उच्च संस्थान में आपको आपका जो सिलेबस है वो भी एक तरह का आपका एक टेक्निकल बेस होता है, हर चीज़ होती है जो आपके बाहर से एफिलेटेड भी होते हैं कई सारी चीज़। तो एक ये डीम्ड यूनिवर्सिटी है, यहाँ पे उच्च संस्थान की पढ़ाई होती है, उस संस्थान से ही ये एफिलेशन इसको मिलता है। आइए नोट पढ़ते हैं। पारिस्थितिकी संतुलन के लिए संपूर्ण पृथ्वी पर वनावरण न्यूनतम प्रतिशत कितना है? 33%। देखिए, पारिस्थितिकी संतुलन के लिए संपूर्ण पृथ्वी पर वनावरण की बात हो तो ये आपका न्यूनतम है 33%। और मैदानी क्षेत्रों में पारिस्थितिकी संतुलन को कायम रखने हेतु वन आवरण का न्यूनतम प्रतिशत पूछ लिया जाए तो ये आपका है 25%। संपूर्ण पृथ्वी की बात होगी तो 33%, ये आपका न्यूनतम है, ये ध्यान रखेगा। और अगर न्यूनतम पूछ लिया जाए मैदानी क्षेत्रों में तो ये आपका 25% है। अच्छा, सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र। अब देखिए, सिंचित क्षेत्र की बात हो रही है तो ये आप ध्यान रखेंगे। देखिए, उत्तर प्रदेश का पहला स्थान है सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र में, मध्य प्रदेश का दूसरा, राजस्थान का तीसरा, गुजरात का आपका चौथा और पंजाब का आपका 5वां स्थान है आपके सर्वाधिक सिंचित क्षेत्रों में। देखिए, कई बार बच्चे पंजाब को दूसरा लगा देते हैं। वो क्यों लगा देते हैं? कि भाई पंजाब में हरियाली है ज़्यादा, तो इस वजह से ये कंफ्यूज हो जाते हैं। पर आप ये देखिए कि पंजाब का जो क्षेत्रफल है वो काफ़ी कम है, तो उस अकॉर्डिंग आपका मध्य प्रदेश का दूसरा स्थान है। अच्छा, सर्वाधिक सिंचाई का साधन क्या है? भाई सिंचाई सबसे ज़्यादा किन चीज़ों से होती है? भाई नलकूप से होती है। नलकूप को कहीं कहीं बोरिंग भी कहा जाता है, कुछ लोग नहीं समझते नलकूप को, तो बोरिंग कहा जाता है वहाँ पे। दूसरा नंबर नहर का है, फिर कुओं का है, तालाब का है और अन्य संसाधन आपके 5वें नंबर पे हैं। 1930 से नलकूप की शुरुआत हुई, यहाँ पे 1930 है। 1930 से 1930 से शुरुआत हुई नलकूप की, और ब्रिटिश काल से भारत में मेरठ UP से इसकी शुरुआत हुई है। ब्रिटिश काल से भारत में कहाँ से शुरुआत हुई है? मेरठ से। आइए देखते हैं, अक्टूबर से नवंबर का जो टाइम पीरियड होता है उसमें आपकी एक प्रजाति है राज 3077। ये एक प्रजाति का नाम है जो काफ़ी इस मौसम में पैदा होती है। तो ये प्रजाति किसकी है? ये अभी आपका करंट में रहा था इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, और कृषि से रिलेटेड है तो ये आपका और इम्पोर्टेंट हो जाता है। ये आपकी गेहूं की प्रजाति है। आइए कुछ और प्रजाति देख लेते हैं जो आपके करंट में अभी नाम आए हैं जिनके। देखिए, चावल फसल की प्रजाति है पूसा सुगंधा, ये आपकी प्रजाति है, और पीताम्बरी आपकी सरसों की प्रजाति है। आइए नीरी की बात करते हैं। नीरी क्या है? राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान की स्थापना 1958 में नागपुर महाराष्ट्र में हुई। यह पर्यावरण पारिस्थितिकी के संदर्भ में कार्य करता है। किसके संदर्भ में काम करता है नीरी? पर्यावरण पारिस्थितिकी, और इसकी स्थापना 1958 में हुई है नागपुर महाराष्ट्र में। योजना आयोग। आइए योजना आयोग की बात करते हैं। योजना आयोग द्वारा 1951 से 2017 तक कितनी पंचवर्षीय योजना आई? आपकी 12। प्रथम पंचवर्षीय योजना का जो सब्जेक्ट था, भाई पंचवर्षीय योजना कुछ सब्जेक्ट को लेकर बनाई जाती हैं कि भाई हम इन पे काम करेंगे। तो आपका प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि आपका एक मुख्य सब्जेक्ट था। आपकी प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 1951 से 1956 तक आई, जिसमें कृषि का लक्ष्य आपका 2.1% था, पर इसकी प्राप्ति आपको कितनी हुई? 2.7। तो ये इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि कृषि क्षेत्र का विकास लक्ष्य से अधिक कौन सी पंचवर्षीय योजना में हुआ? तो ये आपकी पहली पंचवर्षीय योजना में हुआ है जो 1951 से 1956 तक आई है। लक्ष्य इसका 2.1% था और प्राप्ति इसकी 2.7% हुई है। तो ये आपका इम्पोर्टेंट हो जाता है। आइए अब ये जान लेते हैं उर्वरक उत्पादन, फर्टिलाइजर की बात करते हैं। उर्वरक उपभोग और उर्वरक अनुपात। देखिए, उर्वरक उत्पादन में आपका अमेरिका का पहला स्थान है, चीन का दूसरा और भारत का तीसरा स्थान है।
उर्वरक उपभोग, भाई उपभोग कौन करता है, सबसे ज़्यादा यूज़ कौन करता है फर्टिलाइजर का? चीन का पहला स्थान है और भारत का दूसरा। देखिए हम उत्पादन में तीसरे नंबर पे हैं और उपभोग में दूसरे नंबर पे। अब ये उर्वरक अनुपात, फर्टिलाइजर का अनुपात, ये देखिए ये आपका NPK, ये आपका थोड़ा आपको देखने में प्रॉब्लम हो रहा होगा तो ये मैं लिख देती हूँ। देखिए N/P/K, इसके रूप में आपको ये आपका जो उर्वरक अनुपात होता है, फर्टिलाइजर का अनुपात होता है, इस रूप में मिलता है। देखिए N से नाइट्रोजन होता है, P से फॉस्फोरस और K से पोटेशियम। आप साइंस के स्टूडेंट अगर हैं तो आप आसानी से जान सकते हैं इस बात को, और नहीं भी हैं तो आपको मैं बता रही हूँ। N फॉर नाइट्रोजन, P फॉर फॉस्फोरस, K फॉर पोटेशियम। आइए देखते हैं, आइए इसे क्लियर कर देते हैं जो आपको आसानी से दिखे। देखिए उर्वरक अनुपात आपका खदान में होता है 4:2:1 और दलहन में आपका ये 1:2:1 होता है। देखिए 1:2:1 आपका वहाँ होगा जिन क्षेत्रों में अरहर की खेती होती है, और 1:2:2 वहाँ पे होगा आपका जिन क्षेत्रों में अरहर की खेती नहीं होती। तो ये आप ध्यान रखेंगे। आप सोच रहे होंगे कि इसकी क्या ज़रूरत है, ये कैसे याद रखेंगे, ये आपका पूछ लिया जाता है। इसकी यही ज़रूरत है कि आपको ऐसे ही अनुपात याद रखने होंगे। आइए एक नोट पढ़ते हैं। पोटाश, पोटाश के उपभोग हेतु भारत पूरी तरह से आयात पर निर्भर है। हम किस पे निर्भर हैं? आयात पर। हम बाहर से पोटाश मंगवाते हैं, हमारा यहाँ हम ज़्यादातर बाहर से ही मंगवाते हैं, भारत में नहीं होते। भारत इसमें पूरी तरह से आयात पर ही निर्भर है। आइए आगे देखते हैं। मनरेगा क्या है? उत्तर प्रदेश में मनरेगा की शुरुआत 2 फरवरी 2006 में करी गई। कब करी गई? 2 फरवरी 2006 में करी गई। और जब इसका नाम नरेगा था उस समय प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। ये आपका मनरेगा कहाँ से शुरुआत हुई थी? इसका मनरेगा की शुरुआत कहाँ से हुई थी? ये आपके आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले से हुई थी इसकी शुरुआत, और इसी दिन उत्तर प्रदेश में भी इसकी शुरुआत की गई। 4 अप्रैल 2008 को यह संपूर्ण भारत में लागू किया गया और 2 अक्टूबर 2009 को इसका नाम नरेगा से बदलकर मनरेगा कर दिया गया। ध्यान रखिए शुरुआत में ये क्या था? नरेगा, और 2 अक्टूबर 2009 में इसका नाम नरेगा से बदलकर मनरेगा कर दिया गया। इसकी शुरुआत सबसे पहले आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले से हुई थी और उसी दिन आपके उत्तर प्रदेश में भी हुई थी। बाद में ये सब जगह लागू हुई। आइए आगे देखते हैं। SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये तो आपने सुना ही होगा, काफ़ी चर्चित है। भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI। 1921 में तीनों प्रेसिडेंसियों को मिलाकर बंगाल, मद्रास व मुंबई, कौन सी प्रेसिडेंसी? बंगाल, मद्रास व मुंबई को मिलाकर इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बनाया गया। पहले देखिए स्टेट बैंक का नाम क्या था? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। ये एक ग्रुप था 3 प्रेसिडेंसियों को मिलाकर, जो 1955 में SBI हो गया। 1955 में SBI हो गया और इसका हेडक्वार्टर का है मुंबई में। आइए आगे देखते हैं। जायद फसलें, रबी व खरीफ के मध्य की फसल जायद फसल होती है। जायद फसल ग्रीष्मकालीन फसल होती हैं। जायद फसल क्या होती है? ग्रीष्मकालीन फसलें होती हैं। मार्च में इसकी बुआई होती है और जून में इसकी कटाई होती है। देखिए मार्च में बोई जाती है और जून में काट दी जाती है। जायद फसलें आपकी कौन कौन सी हैं? इनके नाम याद रख लीजिए, ये आपसे पूछ सकता है। तरबूज, मूंग, काशीफल आपकी जायद फसलें हैं। और रबी फसल के भी नाम ध्यान रख लीजिए। मटर, लाही, अलसी, गेहूँ, जौ, सरसों आपकी रबी की फसल हैं। आइए आगे देखते हैं। बांस, देखिए यह एक आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी पेपर्स में आपका ये पूछा गया है और हाल फिलहाल आ भी सकते हैं जो भी एग्ज़ाम होंगे। बांस क्या है? काफ़ी बच्चे लगा के आ जाते हैं, पेड़ है, पौधा है। ना ही तो पेड़ है ना ही पौधा है। बांस के उत्पादन में संसार में भारत का पहले जान लीजिए कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है। बांस जो है ये एक प्रकार की घास है। क्या है? ये एक प्रकार की आपकी घास है, ये कोई पेड़ पौधा नहीं है। तीसरी पंचवर्षीय योजना में कृषि ने ऋणात्मक विकास प्रतिष्ठित किया। देखिए आपकी पहली पंचवर्षीय योजना कृषि में ने जो लाभ प्राप्ति करी वो आपकी ज़्यादा करी, इसलिए फेमस थी। आपकी तीसरी जो पंचवर्षीय
वर्षीय योजना थी आपकी, उसमें कृषि ने ऋणात्मक, मतलब जो आपने कयास लगाए थे सरकार ने कि इतना होगा, उससे भी माइनस में चला गया काफ़ी। तो आइए देखते हैं, इसलिए ये ऋणात्मक विकास प्रदर्शित किया। ये सबसे असफल पंचवर्षीय योजना थी। ये 1961 से 66 तक चली। 1966 तक कृषि में -0.73% की गिरावट दर्ज हुई है। कितनी दर्ज की गई उस टाइम पे? -0.73 की गिरावट। इसलिए ये एक असफल पंचवर्षीय योजना थी। आइए देखते हैं, भारत में कृषि को जीविकोपार्जन मतलब जीवन जीने का एक जरिया मान लिया गया है। क्यों समझा जाता है? भारत एक कृषि प्रधान देश है। कृषि व्यवसाय के रूप में परिवर्तित करने के लिए सरकार प्रयास कर रही है। देखिए, इसको क्यों ऐसा समझा जाता है कि ये सिर्फ एक जीने का सहारा है? क्योंकि हमारे ज़्यादातर किसान इसे व्यवसाय के रूप में ना लेकर सिर्फ अपनी ज़रूरतों के रूप में ले रहे हैं। कुछ किसान अपनी मजबूरियों से या फिर उन्हें कहीं से मदद नहीं हो पाती है, जो भी कारण हो, कुछ किसान इतना ही बोते हैं कि जितना उनके परिवार को काफ़ी हो। वही गेहूँ बोए, काट लिए, रख लिए, आराम करा। अगर आप इन्हें अपनी ज़रूरत से ज़्यादा बोएंगे, ज़रूरत से ज़्यादा काम करेंगे, ज़रूरत से ज़्यादा अपनी ये फसल उगाएंगे, तो इसका एक व्यवसाय के रूप में आप इसको इस्टेब्लिश्ड कर सकते हैं। तो आप लेखपाल बनेंगे तो आपका ये कार्य भी होगा कि आप इन्हें जागरूक करें, किसानों को। खतौनी, खतौनी कितने साल में एक बार तैयार की जाती है? आइए देखते हैं। खतौनी भू राजस्व लेख के तहत लेखपाल द्वारा इसका निर्माण किया जाता है। यह वार्षिक रजिस्टर होता है जिसमें भूमि के मालिकाना हक और भूमि के प्रकार तथा उसकी मात्रा का विवरण होता है। भाई खतौनी में क्या होता है कि ये किसकी भूमि है, इस पे हक किसका है, भूमि की मात्रा कितनी है और भूमि का प्रकार कितना है। ये प्रत्येक 6 वर्ष में तैयार किया जाता है और इसको अपडेट किया जाता है। इसमें 13 खाने बने होते हैं। देखिए, अभी खसरा आया था, उसमें 22 खाने बने होते थे और इसमें 13 खाने। भारत कृषि में निम्न उत्पादकता का कारण आवश्यकता से अधिक लोगों का कृषि कार्य में लगे रहना। मैं ये एक बात बताइए कि देखिए, वैसे तो कहते हैं कि कृषि प्रधान देश है, फिर भी यहाँ निम्न उत्पादकता क्यों है? क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि अगर किसी के पास छोटी सी भूमि है, घर के सारे सदस्य उसी में लग गए हैं, तो एक काम ही कर रहे हैं, एक जरा सी भूमि के टुकड़े में अपनी फसल उगाने का एक सारे का सारा सिस्टम उसी में लग गया है, तो आप आधी चीज़ों में तो बेरोजगारी फैल ही जाएगी। तो यह एक मुख्य कारण है। भारत कृषि में निम्न उत्पादकता का कारण आवश्यकता से अधिक लोगों का कृषि कार्यों में लगे रहना है, जिससे सीमांत उत्पादन शून्य हो जाता है, जिससे प्रच्छन्न बेरोजगारी बढ़ती है। देखिए, प्रच्छन्न बेरोजगारी बढ़ती है। दूसरा कारण जोत का छोटा आकार। जोत का छोटा आकार से क्या मतलब है? देखिए, मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि चकबंदी लेखपाल का एक कार्य है कि जो जोत इधर उधर बटे रहते हैं। जैसे जोत का मतलब हो गया कि आपकी एक भूमि का टुकड़ा एक जगह है, फिर 500 मीटर दूर है, तो उससे क्या होता है कि आप एक बड़े तादाद पे अपनी कृषि को नहीं कर सकते, एक फार्म के रूप में कृषि को नहीं करा जा सकता। इसलिए भी भारत में कृषि की निम्न उत्पादकता है। और तीसरा सबसे बड़ा कारण उत्पादन की पिछड़ी तकनीकें। देखिए, हमारे पास अभी भी इस तरह के हमारे किसानों के पास चीज़ें प्रोवाइड नहीं हैं जो ये एक एडवांस एग्रीकल्चर कर सकें, एडवांस कृषि की तरफ बढ़ सकें। आइए आगे देखते हैं। सर्वाधिक सिंचित फसल। देखिए, सर्वाधिक सिंचित फसल कौन कौन सी है? गन्ना और धान, जिन्हें सींचा जाता है। अब देखिए, क्वेश्चन बना है जिसमें आपको ये तो आप ध्यान रखेंगे भाई, सर्वाधिक सिंचित फसल तो गन्ना हो गए पहले नंबर पे, दूसरा धान हो गए, पर सिंचित क्षेत्र के सबसे अधिक भाग पर खेती होती है। देखिए, जहाँ जो क्षेत्र सींचा जाता है उस पर सबसे अधिक भाग पर कौन सी खेती होती है? वो होती है आपकी गेहूं की। और गेहूं बांगर भूमि में बोया जाता है। बांगर भूमि हमारी कैसी होती है? पुरानी भूमि होती है। और सर्वाधिक बोई जाने वाली फसल सिंचित क्षेत्रों में, सर्वाधिक बोई जाने वाली फसल सिंचित क्षेत्रों में कोई क्या है? आपकी गेहूं ही है, जो बांगर भूमि में बोई जाती है। राष्ट्रीय खाद्यान्न सुरक्षा मिशन में सम्मिलित। देखिए, राष्ट्रीय खाद्यान्न सुरक्षा मिशन में कौन कौन सी फसलें सम्मिलित हैं? आइए देख लेते हैं। खाद्यान्न फसलें और आपकी दलहन फसलें। देखिए, खाद्यान्न फसलों में आपकी गेहूं व चावल हो गया, और आपकी दलहन फसलों में आपके अरहर, मटर और चना हो गया। तो ये आप ध्यान रखेंगे कि ये आपके खाद्यान्न
सुरक्षा मिशन में सम्मिलित हैं आपकी खाद्यान्न फसलें, गेहूँ व चावल, और दलहन फसलें अरहर, मटर, चना। तिलहन फसलें इसमें सम्मिलित नहीं हैं, तो ये आपका इम्पोर्टेंट हो जाता है। आप याद रखेंगे कि आपकी खाद्यान्न सुरक्षा में तिलहन फसलें सम्मिलित नहीं हैं। भारतीय कृषि का इतिहास किसने लिखा है? आपके MS रंधावा ने लिखा है आपका भारतीय कृषि का इतिहास। ये पूछ लिया जाता है, ये आपके एक एग्ज़ाम में एग्रीकल्चर से रिलेटेड, जैसे आपका ICAR का एग्ज़ाम है, इस तरह के एक पुराने पेपर में ये क्वेश्चन आया हुआ है, भारतीय कृषि का इतिहास किसने लिखा है। वहाँ पे आपको कंफ्यूज करने के लिए MS स्वामीनाथन का नाम डाल दिया गया और बच्चे उसी को टिक लगा के आ गए, पर ऐसा नहीं है। कृषि का इतिहास आपका MS रंधावा ने लिखा है। आइए स्वामीनाथन जी की भी बात कर लेते हैं कि वो कौन है। बोरलॉग पुरस्कार। बोरलॉग पुरस्कार आपके नॉर्मन बोरलॉग जो आपके हैं उनके नाम पर दिया जाता है। कृषि विज्ञान के क्षेत्र में ये दिया जाता है। आपके नॉर्मन बोरलॉग हरित क्रांति के जनक हैं, और भारत में हरित क्रांति के जनक अगर आपसे पूछ लिया जाए तो वो हैं आपके MS स्वामीनाथन। कौन है आपके? MS स्वामीनाथन आपके भारत में हरित क्रांति के जनक है। तो आप ध्यान रखेंगे, अगर आपके हरित क्रांति के जनक पूछा जाए आपके, तो आपके नॉर्मन बोरलॉग हैं जिनके नाम पर पुरस्कार भी है, और आपके भारत में स्पेशली पूछा जाए तो आपके MS स्वामीनाथन। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। फ्रेंड्स, हमारे चैनल को विज़िट करें, हम आपके लिए मेहनत से वीडियो बना रहे हैं। हमें मोटिवेट करिए, आपके मोटिवेशन हमें मिलेगा तो हम आपको अच्छे से अच्छे वीडियो प्रोवाइड कराएंगे। हम अपनी वीडियो में सुधार लाएंगे, जिस हिसाब से आपको चाहिए हम आपको चीज़ें प्रोवाइड कराएंगे। फ्रेंड्स, थैंक यू। आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स।